यही समस्या होती है। हाई इंटरनेट है नहीं इनका जो इंटरनेट है वो हाई नहीं है। काम इन्हें सारे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा थोड़ा आवाज आने में वो है प्रॉब्लम, मुझे हो सकता है ना कनेक्टिविटी की वजह से हो। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रहा है। शिवेंद्र जी आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए तो शायद आवाज ठीक से आ जाएगी। कैमरा ऑफ कर दीजिए शिवेंद्र जी तो आवाज ठीक से आ जाएगी। इसमें ऐसा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ कर दो माइक। शिवेंद्र जी अगर आप कैमरा ऑफ कर देंगे तो आवाज इंप्रूव हो जाएगी। सही है। यदि नहीं हो रहा है तो रविकांत जी आप स्वयं संभालिए। कौन सी बात हुई उसके लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। रवि जी आप शुरू कराइए। जी भाई साहब, जी भाई साहब। रवि जी आप शुरू कराइए। जी भाई साहब मैं कराता हूँ, ठीक है। हमारे मध्य में मैं सबका जो मुख्य लोग हैं, मुख्य हमारे विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका एक बहुत ही छोटा सा परिचय कराते हुए फिर कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम हमारे मध्य क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री डोमेश्वर जी भाई साहब हमारे मध्य में उपस्थित हैं। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती है। हमारे मध्य में राष्ट्रीय संयोजक श्री पंकज शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे ब्रज प्रांत अध्यक्ष श्री डॉक्टर जयंत शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन व उनका स्वागत है। हमारे मध्य में जिनके साथ आज हमारी चर्चा होने वाली है, हमारे पूर्व छात्र और जिलाधिकारी IAS श्री अरुण कुमार जी उपस्थित हैं। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत क्षेत्र उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। हमारे मध्य में जो परिचर्चा करेंगे वो भी पूर्व छात्र हैं और वैज्ञानिक हैं श्री चंद्रमोहन नोटियाल जी, उनका पूरी ब्रज प्रांत व क्षेत्र उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। और वह हमारे मध्य में ये अभी इस वाले कोविड काल में तीसरी परिचर्चा हमारे मध्य में कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी चर्चाएं हम लोगों को और आम जन को सुनने को मिल रही हैं। और आज तो अभी तक 61 लोग मैं देख रहा हूँ जुड़ चुके हैं, तो परिचर्चा बहुत अच्छी होने जा रही है, वो बिल्कुल पता भी चल रहा है हम लोगों को। ये लगातार भीड़ बढ़ रही है, 62 हो चुकी है। बस सभी से एक ही निवेदन है कि अपने माइक को ऑफ जरूर रखिएगा, क्योंकि परिचर्चा ये फेसबुक पे लाइव जा रही है और अच्छे तरीके से हम लोग सुन सकें। मैं अब परिचय कराने के लिए, क्योंकि हमारे मध्य में श्री अरुण कुमार जी उपस्थित हैं, तो परिचय कराने के लिए मैं चंद्रमोहन भाई साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वे, हाँ जी ठीक है, ठीक। तो मेरा अनुरोध है हमारी ब्रज प्रांत की उपाध्यक्षा श्रीमती कीर्ति शर्मा जी से कि वह कार्यक्रम की जो व्याख्यान माला हम लोग करा रहे हैं उसकी भूमिका हमारे मध्य में रखें। श्रीमती कीर्ति शर्मा जी। धन्यवाद रवि जी। व्याख्यान माला में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है, इससे पढ़े हुए छात्र आज देश व विदेश में समाज की सेवा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद का गठन किया गया। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत द्वारा अनेकों प्रकार से समाज की सेवाएं की जा रही है, जैसे संस्कार केंद्रों के तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, बुक बैंक के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों तक पुस्तकें पहुंचाना। अच्छा। नमस्कार जी, क्या बोलेंगे? आशीर्वचन बोल दूंगा बस मैं। कोरोना
काल में भोजन, दवाइयाँ, राशन सामग्री आदि की सेवाएं अनवरत जारी है। पूर्व छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी कार्य किया जा रहा है। इस समय लगातार पूर्व छात्रों के द्वारा विवेकानंद व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम फिलहाल ही में वैज्ञानिकों के साथ कोविड-19 के ऊपर पर चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ ही कोविड संकट के दौरान महिलाओं का असाधारण योगदान विषय पर भी पर चर्चा की जा चुकी है। आज सभी पूर्व छात्र ब्रज प्रांत इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं और एक और परिचर्चा अभी एक्चुअली मेरा कार्यक्रम में ना ये सब शिविर पे लिखा हुआ था, मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने अभी तक आयामी भूमिका मैं तो अभी करा हूँ। हाँ वो है ना, वो एक्चुअली में मुझे या तो रिटर्न में दे देते ना जैसे, तो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे दोनों ही अतिथि हमारे पूर्व छात्र हैं। हमारा पूर्व छात्र परिषद विश्व का सबसे बड़ा रजिस्टर्ड ग्रुप के रूप में सामने आ चुका है। हमारा पूर्व छात्र परिषद आगे भी समाज में अपना बहुमूल्य व बहुआयामी योगदान प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति बहन जी, आपने जो आज व्याख्यानमाला होने जा रही है उसकी भूमिका हमारे सभी के मध्य में, सभी भाई बहनों के मध्य में रखी। एक परिचय रह गया था, मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे क्षेत्रीय संयोजक श्री संजय गोस्वामी जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व उनका स्वागत करता हूँ ब्रज प्रांत पूरी टीम की तरफ से। मेरा अनुरोध है हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी माननीय श्री डोमेश्वर जी भाई साहब से कि वह व्याख्यानमाला जो ब्रज प्रांत और क्षेत्र मिलकर के चला रहे हैं, तो उस विषय के संबंधित हमारे मध्य में अपनी पूरा विषय हमें आशीर्वचन हमारे मध्य में रखें। श्री डोमेश्वर जी भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अरुण कुमार जी, जिलाधिकारी कमेटी, आदरणीय चंद्रमोहन नोटियाल जी, पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत शर्मा जी, उपस्थित अनेक पदाधिकारी, इस गूगल मीट से जुड़े हुए अथवा फेसबुक में जो लाइव जुड़े हुए होंगे ऐसे सभी जी सर, कार्यकर्ता बंधु भगनी, हम सब लोगों को ऐसे तो अभी में पूर्व छात्र परिषद के द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, कीर्ति बहन जी ने और उसका उल्लेख किया। विद्या भारती मूलतः शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है। तो मैं अब आपको इसके बाद परिचय के लिए बोलूंगा, फिर आप उन्हीं को माइक दे देना सीधे। औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे सभी प्रकार के विद्यालय मिलाकर के 24,000 केंद्र जिनके चलते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक इसलिए कहा कि कुछ विद्यालय तो हमारे औपचारिक हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, चाहे वो राज्य बोर्ड से हो या केंद्र की बोर्ड से हो, लेकिन कुछ अनौपचारिक विद्यालय भी जो हम संस्कार केंद्र और एकल विद्यालय के माध्यम से कुछ नगरों में, सेवा बस्तियों में, सीमा क्षेत्रों में, समुद्री तटीय क्षेत्रों में और जो हमारे गिरिवासी बंधु हैं, ऐसे सब के बीच में पूरे देश भर में सेवा के अनेक प्रकार के हमारे केंद्र चलते हैं। इसलिए सब मिलाकर के लगभग 24,000 के हमारे जो केंद्र चलते हैं। औपचारिक विद्यालय हमारे 12,850 है, जिसमें शिशु मंदिरों से लेकर के हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी है, कुछ बीएड कॉलेज है, प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है, कुछ डिग्री कॉलेज भी है। ऐसे सभी प्रकार के औपचारिक विद्यालय महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। प्रारंभ भले शिशु मंदिर से हुआ था, लेकिन अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती प्रवेश किया है और इसलिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान इसका भी पंजीयन हो चुका है, जिसकी व्यवस्था हो रही है। अलग से उसका एक कार्यक्रम भी और एक पंजीकृत संस्था के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है।
ये ठीक है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें परीक्षा परिणाम एक है, सर्वांगीण विकास एक दूसरा पक्ष है। लेकिन हमारे विद्यालय से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए, देश के लिए अथवा जिस संस्थान में वो काम करते हैं वहां पर भी एक प्रामाणिकता के साथ और अपनी पहचान बनाए। इसलिए जो पूर्व छात्र परिषद है जिनका उद्देश्य यही है कि हम समय समय पर अपने विद्यालयों में प्राप्त ऐसे सारे जो संस्कार हैं और अपने ज्ञान है इसको हम समाज के लिए किस प्रकार से उपयोग करें, इसके लिए पूर्व छात्र परिषद है। और जैसे कीर्ति जी ने कहा कि हम आज विश्व के सबसे बड़े एलुमनाई पोर्टल के और छात्र संख्या के रूप में आज हमारी एक गिनती है, तो ये केवल गिनती करने के लिए नहीं अथवा ये सबसे बड़ा है इसलिए नहीं, तो ऐसे सारे पूर्व छात्र समाज के लिए या जिस क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर जिसे भी परिचय कराते समय बताया, हमारे चंद्रमोहन नौटियाल जी भी हैं और आज के जो वक्ता है वो भी पूर्व छात्र हैं। ऐसे अनेक सारे पूर्व छात्र हैं जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, और चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, व्यवसाय के क्षेत्र में भी होंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी होंगे, अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के मन में निश्चित रूप से जो हमने अपने विद्या भारती के लक्ष्य में जो हम राष्ट्र भक्ति से ओत प्रोत ऐसे शिक्षा कि जिसका हम बार बार उल्लेख हमारे आचार्यों ने हमको बताया होगा, उसके हिसाब से हमने कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर जो संस्कार लिए होंगे निश्चित रूप से वो हम कोई अच्छा अवसर है करने का। तो अनेक प्रकार के सेवा कार्य भी कर रहे हैं। इस बार तो गत वर्ष जो कोविड काल में जो सेवा कार्य किए थे उनको लेकर के अभी एक सेवा विशेषांक ये भी विद्या भारती ने निकाला है। कुछ हार्ड कॉपी भी है लेकिन और ई कॉपी जो है सभी पूर्व छात्रों तक भी वो आप सब लोगों को अभी भेज देंगे। मेरे ख्याल से यदि पंकज जी जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, जिस दिन उसका लोकार्पण हुआ था, विमोचन हुआ था, माननीय भाई जी हमारे जो तो वो सब तक भी वो पहुंच जाएगा। उसके कारण से हमको मालूम हो जाएगा किन किन परिस्थितियों में हमारे पूर्व छात्रों ने कितना काम किया, विद्यालयों ने क्या काम किया, वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी इन लोगों ने क्या किया, ऐसे सब प्रकार का उल्लेख उसमें है। इसके कारण से स्वाभाविक रूप से हमको मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। और जिसे इस आज का जो विषय है उसी प्रकार से अनेक समसामयिक विषयों को लेकर के भी और के माध्यम से पूर्व छात्रों ने जो गोष्ठी आयोजित की है, नई शिक्षा नीति को भी लेकर के भी किया था। और अभी जैसे कीर्ति बहन जी ने अनेक विषयों को लेकर के बताया, आगे भी शायद ऐसे चलता रहेगा विवेकानंद व्याख्यान माला के नाम से। तो मैं सभी पूर्व छात्रों को साधुवाद देता हूँ और हमारे नौटियाल जी जिन्होंने इतना संयोजन अपने अधिकार अनेक लोगों को जो संपर्क करके और उनसे समय लेकर के जो हम सब लोगों को भी प्रेरणा मिले इस प्रकार से संयोजन के कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी साधुवाद के पात्र हैं। बाकी अरुण कुमार जी अपना जब विषय रखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आज के सीधे सीधे प्रशासन में जुड़े रहने के कारण से और सरकार की भी जो योजनाएं रहती है, जब जिसकी चर्चा चलती है कि सरकार की योजनाएं तो बनती है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो क्रियान्वयन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी है, जनता भी है, उसकी सहभागिता होना चाहिए। आज ही हमारी क्षेत्र की बैठक हो रही थी, उसमें विषय आया कि इस कोविड काल में अनेक हमारे जो अभिभावक हैं जो आज उनका निधन हो गया है, उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसे सारे जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले से योजना बनाई थी। हम सब लोगों ने 2 दिन के अंदर समाचारों के माध्यम से भी और सुना होगा कि सरकार ने भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग, कहीं पर 5000, कहीं पर और अनेक प्रकार के 18 वर्ष की उम्र तक उसकी हम पढ़ाई की भी व्यवस्था, भोजन की भी व्यवस्था, ऐसा सारा करेंगे। अब विषय ये है कि हम सब लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की जो योजनाएं बनती है वो लोगों तक पहुंचे,
इसमें सरकार जिस प्रकार से प्रयत्न करती है, उनका जो तंत्र है जिस प्रकार से प्रयत्न करता है, हमारे पूर्व छात्रों की भी एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं वो वंचित न हो जाए इस प्रकार की सुविधा से। वो केवल हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले नहीं, अन्य विद्यालय में भी जो पढ़ रहे होंगे उनके भी अभिभावक यदि इस प्रकार से वो स्वर्गीय हुए होंगे तो उनके लिए भी हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। ऐसा मैं आप सब लोगों से निवेदन करते हुए और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश जी भाई साहब। आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने संकल्प में अवश्य सफल होंगे और आपका आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि ऑनलाइन आने के कारण मैं संचालन को सफलतापूर्वक प्रारंभ नहीं कर सका। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं परिचय की श्रृंखला में सर्वप्रथम आज की परिचर्चा के होस्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन जी नौटियाल का परिचय आप सभी से कराता हूं। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी अपने आप में एक ख्यातिलब्ध नाम है और उनका कोई भी परिचय उनके व्यक्तित्व को अंश मात्र भी, यह वास्तव में सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी औपचारिकता निभाने के नाते मैं अपनी कोशिश अवश्य करूंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी ने IIT रुड़की से MSc फिजिक्स के उपरांत PRL अहमदाबाद से PhD तथा पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया। आपको इस दौरान मेरिट बेस्ड, नेशनल बेस्ड और अनेक प्रकार की शोध छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई। आपने लखनऊ के वीर साहनी पुराविज्ञान संस्थान में रेडियो कार्बन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक प्रमुख के रूप में अवकाश प्राप्त किया है। आपकी विशेषता समस्थानिकों की मापन तथा अनुप्रयोग में रही है। पूर्व में आप नासा के लाए चंद्रमा के नमूनों का अध्ययन करने वाले भारतीय दल के सदस्य भी रहे हैं। शोध के लिए आप जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस जा चुके हैं। आपको शोध के लिए अमेरिका की मेथोडिकल सोसाइटी का यात्रा पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के युवा वैज्ञानिक पदक, इसके अतिरिक्त इंडियन सोसाइटी फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पैलियो बोटेनिकल सोसाइटी एवं बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों के लिए अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपको राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हाथों प्रभावी पुरस्कार एवं हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक के करकमलों से विद्या भारती पूर्व छात्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नौटियाल देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक संचारकों में भी है तथा इसके लिए दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी एवं वियतनाम एवं 2 बार रूस में आमंत्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 विज्ञान क्लब एवं NBRI शोध एवं विज्ञान संचार के लिए नाथ द्वारा साहित्य मंडल, विज्ञान परिषद प्रयाग एवं CIMAP लखनऊ द्वारा हिंदी में विज्ञान संचार के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं। विज्ञान में 125 से अधिक शोध रचनाओं के अतिरिक्त आपकी 100 लोकप्रिय रचनाएं, संयुक्त लेखन में 2 पुस्तकें, विज्ञान एवं विज्ञान संचार पर 1 दर्जन अध्याय, लगभग 850 व्याख्यान एवं 200 रेडियो टीवी कार्यक्रम भी हैं। वैज्ञानिक सम्मेलनों के अतिरिक्त आप अनेक राष्ट्रीय विज्ञान संचार कार्यक्रमों के आयोजन की में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की अनेक समितियों, आंचलिक विज्ञान नगरी की सलाहकार समिति, शैल चित्र अभिलेखन समिति के संयोजक, NRLC की आंतरिक शोध सलाहकार समिति सदस्य एवं राष्ट्रीय पुरातत्व विज्ञान समिति के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी मेरठ विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज तथा विज्ञान प्रसार की प्रकाशन समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश विज्ञान अकादमी के सचिव एवं विज्ञान भारती अवध प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आप देश के सुप्रसिद्ध विज्ञान संचारकों में हैं और हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी की प्रारंभिक शिक्षा विद्या भारती के विद्यालयों में हुई है। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी, आज हम आपको अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं, गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः आपका हृदय से सम्मान पूर्वक इस परिचर्चा में स्वागत है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी नौटियाल से अनुरोध करूंगा
कि वे हमारे दूसरे अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान अरुण कुमार जी, जिलाधिकारी जनपद अमेठी का परिचय हम सभी से विस्तृत रूप में करवाने का कष्ट करें और तदुपरांत इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का शुभारंभ करें। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, बहुत विस्तृत परिचय आपने मेरा दिया। हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे पूर्व छात्र या मैं कहूँ कि हमारे अपूर्व छात्रों में से एक अरुण कुमार जी, क्योंकि बहुत कम छात्र इतने प्रतिभाशाली होते हैं जितने अरुण कुमार जी रहे हैं। न केवल उन्होंने अपनी शैक्षिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, आपने आईटी से बीटेक किया, जो मैं भी थोड़ी देर में आपको परिचय में बताऊंगा। आप और भी बहुत से क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर आप दिनों के लिए सोच रहे हैं तो फूलों के पौधे लगाइए, अगर आप कुछ महीनों के लिए या एक साल के लिए सोच रहे हैं तो आप फसल लगाइए, अगर आपकी योजना 10 वर्ष के लिए है तो आप फलों के पौधे या फलों के पेड़ लगाइए, लेकिन अगर आप 100 वर्ष के लिए सोच रहे हैं तो आपका निवेश शिक्षा में होना चाहिए। और यही वह विचार है जो हमारे विद्या भारती के मन में है। लेकिन शिक्षा में और अक्षर ज्ञान में बहुत अंतर है। वैसा ही अंतर है कुछ जो किसी दक्ष निशाने में होता है, उनमें से एक ओलंपियन होता है या एक शूरवीर सैनिक बनता है, और दूसरा वो है जो डाकू या कोई अपराध करने वाला बनता है। बिना संस्कार की शिक्षा राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी नहीं हो सकती। संस्कारों और विद्या के इस संगम का नाम है विद्या भारती और सरस्वती शिशु तथा विद्या मंदिर। मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर मेरठ का छात्र रहा हूँ 1961 से 1966 के बीच में, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी संस्थाएं शायद ही कुछ होंगी जहाँ पर विद्यादान के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को, चरित्र निर्माण को और बहुमुखी प्रतिभा को उतना महत्व दिया जाता हो। और क्योंकि महत्व दिया जाता है, उसी का परिणाम है कि अरुण कुमार जी जैसी प्रतिभाएं आज हमारे देश में हैं, जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी उत्कृष्टता प्रमाणित की है, बल्कि अब एक प्रशासक के रूप में भी वो एक अपनी अनूठी पहचान छोड़ रहे हैं। और ऐसे प्रतिभाशाली अधिकारियों को देखने के बाद हमारा विद्या भारती के आदर्शों में विश्वास और सुदृढ़ होता है। अरुण कुमार जी की आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में बरेली में बहेड़ी नाम के काव्यांचल में हुई थी, और इनके गुरुओं का, उनको जिनको ये अपना पूरी प्रतिभा अपने अर्जन का श्रेय देते हैं, वो इस विद्यालय में 1 से 5 पंचम कक्षा तक पढ़े, और उसके बाद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आप जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली से पढ़े। आप अपनी कक्षाओं के कक्षा प्रमुख यानी मॉनिटर भी रहे, और यही नहीं एक वॉलंटरी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो उनसे जूनियर या कनिष्ठ विद्यार्थी थे उनको निरंतर मार्गदर्शन देते रहे। और आज भी मैं जो आपको चित्र दिखाऊंगा, आपको ये तुरंत ज्ञान होगा कि आज भी उनके अंदर ये इच्छा है कि किस तरह से वो गांव के उन वंचित विद्यार्थियों के लिए कुछ कर सके जिनके लिए समाज बहुत कुछ करने में समर्थ नहीं हुआ है। आपने IIT कानपुर, जो हमारे देश की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं में से एक है, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उसके बाद आप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPSC की जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है IAS, उसमें आपका चयन हुआ। इसके बाद मसूरी में जो श्री लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, वहां पर आपका प्रशिक्षण हुआ, और उन्होंने वहां पर अपनी सभी और प्रशिक्षण के कारण अपनी जो दूसरी प्रतिभाएं थी, जो प्रशासन की कुशलताएं थी, उनको भी प्राप्त किया। जो विशेषता और अधिकारियों की तुलना में आपके है, वो ये है कि जब इनको अपना कुछ निजी समय मिलता है तो उस निजी समय का उपयोग उन विद्यार्थियों के लिए करते हैं जो शायद शिक्षा से थोड़ा सा वंचित है। तो समाज के प्रति सरोकार की भावना निश्चित रूप से विद्या भारती के द्वारा दिए गए संस्कार है, और ये बात हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए। उनके बहुत सारे प्रयासों से इस क्षेत्र के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पे यदि हॉस्पिटल है तो वहाँ सचमुच कार्य होता है, और इस कोविड काल में उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के एक नए तरह से झंडे गाड़े गए हैं। यही कारण है कि अमेठी में विकास सचमुच हो रहा है। उनके विचार मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने जैसे कहा कि विद्यालय में गुरुजनों द्वारा जब बच्चों को किसी विषय या वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती थी तो उसके सैद्धांतिक पक्ष को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो दूसरे पक्ष है व्यक्तित्व के, उन पर भी बल दिया जाता था। और विद्यालय में गायन, वादन, शिल्पकला, कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण तथा वृक्ष को देव मानते हुए नैतिक मूल्यों एवं वास्तविक जीवन में उनके सरोकार से परिचित कराने का कार्य हमारे जो आचार्य जी हुआ करते थे वो विद्यालय में किया करते थे। और
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो संस्कार उनको आज से 20 वर्ष पूर्व मिले थे या 25 वर्ष पूर्व मिले थे, आज भी ये संस्कार उनके मन में है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे एक मित्र जो विदेश में भारत के राजदूत रहे, उन्होंने मुझको देखकर पूछा, और एक तो और विद्यार्थियों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि क्या सरस्वती शिशु मंदिर के सभी विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं इसी तरह से और बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं? उनका सीधा निष्कर्ष था कि हमारे विद्यालय की शिक्षा में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़े हुए बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे संस्था के लिए, हमारी विद्या भारती के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अरुण कुमार जी अपनी पूरी विनम्रता के साथ अपनी प्रतिभा का पूरा श्रेय अपने अध्यापकों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में इतने कुशल, इतने मेधावी छात्र रहे, इतनी अच्छी संस्था में पढ़े हुए, और जिस सर्विस में जाने के लिए, जिस सेवा में जाने के लिए पूरे देश के लोग लालायित रहते हैं, उस सेवा में ये इन्होंने प्रवेश किया IAS अधिकारी के रूप में। लेकिन उसके बाद भी आज भी इनकी वही विनम्रता, वही इनके संस्कार आज भी बने हुए हैं। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हमारे अरुण कुमार जी के साथ। मैं अरुण कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें। बाकी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, और अब हम उनके साथ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनका परिचय जानेंगे, थोड़ा सा उनके काम के बारे में जानेंगे, थोड़े से उनके धारणाओं और उनके मत के बारे में जानेंगे। अरुण कुमार जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा, वैसे मैंने संकेत दिया है, उस शिक्षा दीक्षा को आप के जीवन में आप कितना महत्व देते हैं? सबसे पहले तो सभी सज्जनों को मेरा बहुत नमस्कार। जो मेरी आरंभिक शिक्षा हुई, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया, सरस्वती शिशु मंदिर से जो आरंभिक शिक्षा हुई, इसके पश्चात मैं 12वीं क्लास तक बरेली में जैनाट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैं पढ़ा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है और उसका जो व्यक्तित्व है, वो पूरा उसका इसी से डिफाइन होता है कि उसकी आरंभिक शिक्षा किस प्रकार से हुई है, वो किस प्रकार के सामाजिक परिवेश में पला पड़ा है। हमारी जो विद्या भारती की स्कूल है, और मुझे कहने में कोई इसमें शंका नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि वो आज भी अन्य जो हमारे शिक्षा के जो माध्यम है, जो संस्था है, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे जो विद्यालय है वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना, उनमें नैतिकता की भावना, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको साथ में लेके चलते हैं, और उसका जो प्रभाव बच्चे के मन में पड़ता है वो वही चीज़ जो है आगे तक जाती है। और आगे चलकर जो हम लोग बहुत सारी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या अन्य किसी नौकरी की तैयारी करते हैं या जीवन के और हम जो भी कार्य करते हैं, उन सभी में हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, हमें जो सीखने को मिला है, हमारी जो बेसिक वैल्यूज हमारे अंदर आई है, वो सभी का परिणाम होता है कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो विद्यालय हैं उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है, और मुझे लगता है कि उन विद्यालयों से जो भी छात्र पढ़कर आगे निकले हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को संवारने में, उनके जीवन को बेहतर करने में हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल रहा होगा। अरुण जी, आप IIT कानपुर जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्था में आपने BTech की डिग्री प्राप्त की है। आमतौर पर ये माना जाता है कि उसके बाद हो सकता है आप इंजीनियरिंग में जाते, और जैसा प्रायः देखा जाता है कि कानपुर के अधिकांश विद्यार्थी BTech के बाद या तो विदेश चले जाते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं। लेकिन आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया कि आप IAS की परीक्षा दें? देखिए, IIT जाना एक बच्चों के लिए एक स्टेप की तरह होता है कि 12वीं करने के बाद कुछ लोग मेडिकल की लाइन में जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हैं। परंतु अगर हम अपने देश में देखें तो बहुत से बच्चे, अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12वीं के पश्चात ये नहीं पता होता है कि वो उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो लेकिन ये कुछ ना कुछ अच्छा करने और बेहतर करने की जो इच्छा है वो सभी के अंदर होती है, और हर कोई इसी प्रकार से मेहनत करता है। तो IIT जाना, ये कह सकते हैं कि एक लाइफ में एक स्टेप था, एक माइलस्टोन था, इसको अचीव करना था। और उसके पश्चात भी मन में बहुत सारे डाउट थे कि क्या किया जाए, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि लाइफ में, जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, और
जो भी मुश्किल हो सकता है, जो टफ हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है, उसको पार करना है। और इसमें बिल्कुल मेरे जो गुरुजन है, मेरे अपने माता पिता हैं, उनका हमेशा सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। तो IIT करने के बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की। मैं टाटा स्टील जमशेदपुर में 2 साल जॉब कर रहा था और उसी समय भी विचार ये आ रहे थे कि क्या MBA कर किसी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी MNC में जॉब की जाए या IAS बनकर देश की सेवा की जाए। उस समय मेरे अपने माता पिता का उन्होंने मुझे गाइड किया, उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मैं तैयारी करूं और देश की जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं इसमें आकर देश के लिए कुछ काम करूं और उनकी उसमें अपना उसकी प्रगति में अपना मैं योगदान दूं। तो माता पिता के अपने मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से फिर मैंने अपनी जो नौकरी थी उसे छोड़ा और उसके पश्चात मैं प्रिपरेशन करने गया और उसके बाद में सफल होकर यहाँ पे आया। तो मेरा जो अपना करियर रहा है, जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ा हूँ, उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है और पूरा उनका जो सपोर्ट है, मार्गदर्शन है, इमोशनल सपोर्ट है, वो भी रहा है। और बचपन से ही, न केवल तैयारी के समय बल्कि बचपन से ही मैंने हमेशा उनसे प्रेरणा ली है और किस प्रकार से एक सामान्य वर्ग से, सामान्य आर्थिक स्थिति के जो हमारे परिवार है उसमें किस प्रकार से माता पिता का रोल किसी भी बच्चे के लिए उसके करियर को बनाने में, उसके पर्सनैलिटी को बनाने में, उसको आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रेरक हो सकता है। ये मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमेशा मेरा मोटिवेट किया, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मैं आज यहाँ तक अपने इस आज मैं जहाँ भी हूँ मैं उनके कारण। IIT में प्रवेश पाना और IAS की परीक्षा को उत्तीर्ण करना, ये किसी भी भारतीय के 2 बहुत बड़े सपने होते हैं और आपने इन दोनों सपनों को सच करके दिखाया। लेकिन जब आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद जब आपने IAS में सफलता प्राप्त की तो बहुत लोगों ने आपको बधाई दी होगी, क्योंकि IAS को हमारे देश की बहुत सबसे सर्वोत्कृष्ट सेवाओं में से माना जाता है। लेकिन क्या किसी ने ऐसा भी कहा कि अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे देश में खो दिया, एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे देश में खो दिया? देखिए, अमूमन ये कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक भारतीय राष्ट्रीय सेवा में आने के पश्चात मैं जिन क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ और जिस प्रकार के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक IAS ऑफिसर्स को अपने करियर की स्टार्टिंग में ही दिए जाते हैं और उसका जो योगदान हमारे समाज के निर्माण में, हमारी शासन की जो नीतियां हैं उनको लागू करने में जो होता है वो कहीं ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग 12वीं के बाद हम अपना बस अपने ऑप्शन तलाशते हैं और अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर हम जो अच्छा होता है वहाँ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना उसमें एक पड़ाव था और उसके पश्चात किस प्रकार से देश की सेवा बेहतर तरीके से किया सके वो पद हमारा कोई भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात, जो कि एक टफेस्ट कंपटीशन है और इसमें न केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बल्कि आपकी आर्ट्स, साइंस और सभी बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते हैं और एक बहुत ही टफ कंपटीशन को क्लियर करने के पश्चात जो उसमें भी मेधावी छात्र है या जो उस बाधाओं को पार कर सकते हैं वो इन सेवाओं में आते हैं। मुझे लगता है कि इंजीनियर होने के बावजूद भी एक प्रशासनिक सेवा में जब मैं आया हूँ तो मैं अपना बहुत ही बेहतर, बहुत ही जो योगदान मैं अपना देश के लिए कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ और कहीं ज़्यादा एक अपना जो योगदान है वो मैं करने के लिए समर्थ हुआ। मैं समझता हूँ आपका बहुत अच्छा सोच है। एक प्रश्न, क्योंकि हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग हैं जो विद्यार्थी भी हैं, आमतौर पे देखा गया है कि हमारे भारत देश में प्रायः जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्डियंस होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने से कई बार दूर रखते हैं। मेरे पेरेंट्स पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन कभी मुझे काम करने से रोका नहीं। और ये भी हो सकता है कि उनका मुझ में विश्वास, बाकी कुछ भी करूँगा लेकिन पढ़ाई भी कर लूँगा। और इसीलिए मैं भी हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं भी इन्वॉल्व रहता था। बचपन से ही जैसे खेलने का शौक है या मूवीज़ का शौक है या हमें गाने का शौक है या लोगों के साथ में बैठकर किसी भी टॉपिक्स पर डिबेट करने का शौक है, ये सब चीज़ें
मैं भी अपने जीवन में करता रहा हूँ। और अपने कॉलेज के टाइम पे भी मेरी हॉबी थी कि मैं अपने जो सोशल इश्यूज हैं या राजनीतिक इश्यूज हैं उन चीज़ों पे अपने जो कलीग्स थे उनके साथ में बैठ के डिस्कस करना, डिबेट करना, तो इत्यादि बहुत सारे कार्य। तो ये सारे कार्य ये साथ साथ चलते रहते हैं। और पेरेंट्स हमेशा देखते रहते हैं कि हम किस दर में जा रहे हैं, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। और इनके लिए कभी सच मना नहीं किया गया। और हमारे विद्यालय में भी इन सभी एक्टिविटीज के लिए काफी मोटिवेट भी किया, जैसे कि हमारे विद्यालय कोई महापुरुष की जयंती मनाना, उसमें अपना व्याख्यान देना, अपना कोई वक्तव्य देना, इत्यादि बहुत सारे कार्य, वृक्षारोपण कराना या कोई कल्चरल प्रोग्राम है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, वार्षिक हमारा सम्मेलन होता है वो होना, तो बहुत सारे काम इस तरह के लगातार चलते रहते हैं। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वही वो सारी चीजें हमारी एक पर्सनैलिटी है वो उसको ओवरऑल बिल्डअप करती है। और पढ़ाई से किस प्रकार से टीम में काम करते हैं या हमारे पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट क्या है वो हमें दिखाती है और उसमें हमारा व्यक्तित्व है और निकल के आता है। कोई ऐसा अनुभव आपका में या स्कूल या कॉलेज या आईआईटी के दौरान जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बाद में कभी काम आया हो? जैसा कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ा डिबेट करने का या अपने विचारों को व्यक्त करने का काफी शौक था। और ग्रुप बनाकर आईआईटी में भी हम लोग अपना डिस्कस करते थे। तो उस चीज से एक जो हमारे रीजनिंग होती है, हमारे जो लॉजिक्स होते हैं वो हमारे बाहर आते हैं। और हमें साथ ही हमें जो काउंटर व्यूज होते हैं उसको सुनने की हमें एक आदत होती है। और साथ ही एक हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो वो जो डिबेट्स एंड डिस्कशन जो हम लोग अपने कॉलेज टाइम पे किया करते थे उसका काफी फायदा हुआ, तैयारी के टाइम पे भी हुआ, प्रिपरेशन टाइम पे और आज भी। कि एक जो हॉबी, एक जो हमारे अंदर जो एक हैबिट डेवलप होती है तो उसका काफी इसमें फायदा मिला। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा पीपीटी दिखाना चाहूंगा जिसमें आपकी गतिविधियों जो आपने अमेठी में जिलाधिकारी रहने के दौरान की उसके कुछ गतिविधियों के चित्र है, उसके बारे में फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो मैं पीपीटी को शेयर करना चाहूंगा। आपका फोटो इस नाम से आता है क्या? पीपीटी दिखाई दे रहा है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, अरुण कुमार जी जिनको हम आज देख रहे हैं, इनसे अगर हम जो आदर्श जो शिक्षा हमें दी जाती है, जैसे शिक्षा के बारे में अपना दर्शन बताया था कि हम वो शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, वो शिक्षा चाहते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क सुदृढ़ हो, हम वो जानते हैं जिससे हमारी बुद्धि फैले और वो जानते हैं जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके। इन्हीं बातों को सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा दी गई। और ये इनका चित्र है जब ये विद्यार्थी थे सरस्वती विद्या मंदिर में बरेली में। उसके बाद अपने आईएएस के इस करियर में जब वो जिला रहे, इसमें इन्होंने बहुत सारे उन संस्कारों का, उन बातों का जो इन्होंने सीखी उनका उपयोग किया। परिश्रम करना, कितने कड़ी धूप हो लेकिन उसके बाद भी साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन की देखभाल करना। अगर किसी स्कूल में गए, अगर वहां पे कोई कमी है, वहां पे किसी चीज की आवश्यकता है तो उसका सूक्ष्मता से निरीक्षण करना। और केवल स्कूल में जाकर ही नहीं, अगर कोई अपनी कारीगरी को भी दिखाते हैं या कोई अपने बच्चे को बीमार दिखाते हैं तो उसको भी बारीकी से निरखना, देखना, जांच करना, ये उनकी प्रकृति में है और ये उनके संस्कार और गुण है जो काम आते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण, जिस समय कोई आपत्ति होती है उस समय आगे बढ़कर लोगों का नेतृत्व करना, लोगों को संबोधित करना। यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है तो जनसाधारण से अपना जुड़ाव रखना। और अगर कोई हॉस्पिटल भी है तो वहां जाकर देखना, जैसे कोविड के काल में है, कि व्यवस्था पर ठीक है, प्रबंधन ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन की या बेड्स की आवश्यकता है या नहीं है। इन सब बातों को देखने के जो संस्कार इनको अपने शिक्षा के दौरान मिले, अपने अनुभव के दौरान मिले, उन सब का उपयोग आज करते हैं एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में, जो आज जहाँ पर आवश्यकता होती है वहां पर ये लोगों की सहायता करते हैं। नेतृत्व की क्षमता इनमें है जो इन्होंने अपने अनुभव से, अपनी शिक्षा के दौरान पाई। और आज भी इनका शिक्षा के प्रति जुड़ाव है। जैसा मैंने इनको कोट करते हुए आपको बताया था, इनके मन में एक अदम्य इच्छा है कि जहाँ पर वंचित हैं बच्चे, जो अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, उन स्थानों पर जाकर ये प्रयास करें कि बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर मिले।
ये संस्कार हैं जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर ने इनको दिया है। और यही नहीं, यदि दूर गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा की स्काउटिंग, प्रतिभा को ढूंढ कर निकालना, उनका उत्साह बढ़ाना, और यही नहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है इससे प्रेम करना, इसके संस्कृति की जितनी बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाना और इसके बारे में बताना। और यही सब हमारी इनकी शिक्षा का प्रभाव था कि एक छोटे से विद्यार्थी अरुण कुमार जी IAS बन गए हैं। ये इनके जो गुण हैं जो धीरे धीरे करके विकसित हुए, उसका ये प्रभाव है कि आज ये इतने सफल अधिकारी के रूप में हमारे सामने हैं। तो हम अब उससे बाहर आ गए हैं। अब हम अरुण कुमार जी से कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे। अरुण कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी चुनौती, जैसे मैंने आपके इतने सारे थोड़े से चित्र, आपके बहुत सारे चित्रों में से लोगों को दिखाए, जिससे आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे रूप उनके सामने आए कि किस तरह साहस से आपने परिस्थितियों का सामना किया। और ये सब बातें बचपन में, जैसे चर्चिल ने भी कहा था कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो मेरे स्कूल में हुई थी, ईडन के मैदानों में हुई थी या पार्टी क्लासेस में हुई थी। उसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी चुनौती जिलाधिकारी के रूप में आपके सामने आई? अमेठी के आप डीएम रहे हैं, तो उसका आपने सामना कैसे किया? कोई अनुभव आपका? मेरे ख्याल से चुनौतियां तो हर दिन कुछ ना कुछ आती हैं। प्रशासन के सामने हर दिन चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई समस्या आती है। लेकिन अगर हम पिछले लगभग 1 साल को देखें तो सबसे बड़ी चुनौती जो आज भी चल रही है वो हमारी कोविड-19 की है। मैं नवंबर 2019 में इस जनपद में आया था और लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च 2020 से हमारी कोविड की प्रथम जो वेव थी वो हमारी स्टार्ट हो गई थी। मेरा पहला जिला था एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के तौर पे मेरा ये पहला जिला था और लगभग 4 माह ही मुझे हुए थे। और कोविड एक ऐसी चीज थी, कोरोना एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल नई थी, न केवल हमारे लिए बल्कि विश्व के किसी भी देश के लिए। तो वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था जहाँ पर समस्या बिल्कुल नई थी, समस्या के बारे में किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसमें किस प्रकार से उसे डील करना है, किस प्रकार से उसको सामना करना है, वो भी किसी को नहीं पता था। हम जिले में बैठकर इस प्रकार से रणनीति तय करते थे कि जैसे जैसे हमें शासन से या भारत सरकार से या प्रदेश सरकार से जो भी हमें सूचनाएं आती थी या जो भी निर्देश आते थे, उनको हम कितना जल्दी और कितना इफेक्टिव तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाए और बिना किसी पब्लिक न्यूसेंस के, पब्लिक भय के, क्योंकि उस समय लोग डरे हुए थे, बिना किसी भय के अपना सही मैसेज हम किस प्रकार से दें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय थी। और आपको ध्यान होगा कि उस समय बहुत लंबा एक लॉकडाउन भी लगा था और प्रवासी श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न हुई थी। अमेठी में भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हमारे दूसरे राज्यों से, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी आए। प्रवासी स्पेशल ट्रेन भी चली। उन सभी श्रमिकों को हमारे जनपद में रिसीव करना, उनकी रेलवे स्टेशन पर ही उनकी टेस्टिंग करना, वहाँ पर उनकी भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करना, उसके पश्चात उनको बस लगाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना और अगर उनमें कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना। ये सभी चीजें थी, ये प्रथम बार आई थी और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भगवान की कृपा रही और कुछ हमारे यहाँ पर अपना जो टीम प्रबंधन था, जो हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में हम लोगों ने एक अपना लोकल मैनेजमेंट तरीके से करके अपने टीम को आपस में जोड़ा और अपनी पूरी व्यवस्था बनाई। तो वो सबका बड़ा मेरा कि बहुत ही जल्दी हमने जो कोरोना की जो प्रथम वेव आई थी उस पर हमने काफी कंट्रोल किया और आम जनमानस को जितना भी हम लोग उसको सहायता दे सकते थे या राहत सामग्री दे सकते थे या शासन के जो निर्देश थे हम पालन करा सकते थे, वो हमने कराया। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये पिछले साल मेरे प्रशासनिक जीवन में आया। और उसके पश्चात अभी जो वर्तमान में जो कोविड की द्वितीय लहर आई, इसके बारे में भी हम लोग लगभग अनजान से थे और लगभग 10 से 15 दिनों में हमारे जो एक्टिव केसेस थे वो एकदम से पिछली बार से 4 से 5 गुना बहुत जल्दी हो गए। और उसके पश्चात हमारी जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं कम होने लगी। प्लस उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, हमारी जो मेडिकल टीम है उनको बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाँव तक पहुँचाना इत्यादि बहुत सारी इसमें व्यवस्था है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज
हमारे साथ में था। और ये भी आपको जानकारी होगी कि वही टाइम था जब हमारे यहाँ पर पंचायत इलेक्शन भी चल रहे थे। इलेक्शन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज किसी भी प्रशासन के लिए होता है। जब इलेक्शन हो रहा होता है तो सारे काम लगभग बंद हो जाते हैं, हम लोग केवल इलेक्शन कराते हैं। लेकिन ये इलेक्शन ऐसा था कि हम एक कोरोना नामक जो हमारी महामारी थी हम उससे जूझ रहे थे और साथ में इलेक्शन भी करा रहे थे। तो प्रशासन के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस प्रकार से मैं अपने जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको इसमें जोड़ूं, उनको कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका मैं पालन कराऊं, इलेक्शन भी कराऊं और साथ में जो हमारी कोविड से रोकथाम की जो हमारी बाकी चीजें चल रही हैं, अस्पतालों का जो प्रबंधन चल रहा है वो भी हम उसको करें। और ये लगभग 15-20 दिन तक ये जो टाइम था ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। और अगर मैं वर्तमान में देखूं तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली हम लोगों ने इलेक्शन भी कराया और जो हमारे कोविड पे जो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करना, तो काफी हद तक हम लोग उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। जो हमारे एक्टिव केसेस लगभग 2006 या 2000 से ऊपर थे वो घटकर अभी लगभग 350 हो चुके हैं। जो हमारी पॉजिटिविटी की दर थी जो 15-16% तक पहुंची थी वो घट के अभी लगभग 2% तक आ चुकी है। और हमारे जो हॉस्पिटल जो लगभग फुल चल रहे थे उसमें अब नाम मात्र के मरीज ही उसमें है। ये दो अनुभव बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थे। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंज हमारे पास में आते रहते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू हो गया या कोई मौसम की खराबी हो गई या किसी गांव में कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो वो इश्यूज जो पहले बहुत डिफिकल्ट समझे जाते थे, मुझे लगता है कि कोविड के टाइम में आने के बाद में वो सब इश्यूज बहुत माइनर हो गए और कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस मुझे अपने प्रथम और भगवान की कृपा है कि एक बहुत अच्छे प्रबंधन से उन सभी पे हम लोगों ने यहाँ पर अमेठी जिले में विजय पाई है। और अमेठी के लोगों के लिए एक कुछ प्रयास किया कि बहुत अच्छे ये बहुत अपने आप में अच्छी बात बताई। पहली ही आपकी जो परीक्षा है उसमें आप तब कर बिल्कुल सोने की तरह निकल कर सामने। इस सब में जितनी चुनौतियों का आपने सामने किया, कोविड हमारे पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इस तरह का वायरस पहले कभी नहीं दुनिया ने फेस किया था। लेकिन इसमें जब आपके सामने कुछ कठिन क्षण आए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ और जीएम्स के बारे में भी, कभी रात 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे या सुबह जैसे कभी मेरा संपर्क हुआ तो पता चलता था कि 12 बजे भी वो उठे हुए हैं, सुबह 4 बजे भी वो उठे हुए मिलते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या चीज थी जो आपको ऊर्जा देती थी, जो आपको पुश करती थी कि आप थके नहीं, छोड़े नहीं, लड़ते रहे? मुझे लगता है कि मैं ही नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो भी अधिकारी आता है वो इतनी चुनौतियां ऑलरेडी क्रॉस करके आता है और उसमें कार्य करने की लगन और मेहनत और मुश्किल परिस्थितियों से जूझने की एक जो इच्छा शक्ति होती है वो सभी अधिकारियों में होती है। और मुझे लगता है कि वही जो बेसिक वैल्यूज जो हमें बचपन से सीखने को मिली, किस प्रकार से हम अपनी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें और पब्लिक सर्विस में हम जन सेवा के लिए आए हैं, तो वो जो भाव है मन में कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या अगर हो तो तत्काल हम प्रशासन के अधिकारी के तौर पर उसको तात्कालिक सहायता पहुंचाए और हमारे कोई भी व्यक्ति उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और हमारा सारा मैनेजमेंट उसकी सेवा में लग जाए। मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा अंदर से मोटिवेट करती रहती हैं। और 4 बजे, सुबह 4 बजे तो ये हर जगह होता है। और ये समय भी ऐसा था कि जहाँ हम लोग दिन भर और रात भर लगातार एक्टिव रहे। रात में 2 बजे भी कॉल आती थी कि कोई भी फला पेशेंट है जिसकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तत्काल हम अपने स्वास्थ्य की जो टीमें हैं उनको एक्टिवेट करके वहाँ पे पहुँचा के उनको एडमिशन कराना या जो भी दवा इत्यादि देना, वो सब हम लोगों ने किया है यहाँ पर। तो इसके पीछे कह सकते हैं आपकी कार्य करने की जो लगन है और लोगों से जुड़ने की जो हमारी एक भावना है, फीलिंग है। समय भी ऐसा था कि इसमें जितना हम कर सकते थे, मुझे लगता है कि न केवल प्रशासन ने बल्कि हमारी कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे विद्या भारती से जुड़े हुए भी हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सभी ने इसमें आगे आके कार्य किया। क्योंकि ये ऐसी विपदा थी जो हम लोगों ने पहली बार देखी और बहुत लोगों को मतलब इसने मन को झकझोर के रख दिया। किस प्रकार से एक विपदा इस प्रकार से शताब्दी में आती है और हम लोगों की जो तैयारियां हैं किस प्रकार से हम वो काफी कम पड़ जाती हैं और इसलिए जो सेवा भाव है वो अपने आप से लोगों
अपनी दुगनी तिगनी मैं कह सकता हूँ जो कैपेसिटी से अपनी जो भी हमारी सामर्थ्य से दुगनी तिगनी सामर्थ्य हम लोगों ने काम किया। ये सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग लोगों ने, प्रशासन के अंदर के लोगों ने, प्रशासन के बाहर के लोगों ने, सभी लोगों ने सब पूरे मनोयोग से कार्य किया और सभी का सामूहिक ये कार्य का ये परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस काम पे विजय पाई। इस आपकी सफलता के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे दर्शकों में से जो आगे आने वाले दिनों में अभ्यर्थी हो सकते हैं, एस्पिरेंट्स हो सकते हैं आईएएस के लिए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे और जहां तक मैं समझता हूं आपने जो पेपर्स इसमें होंगे उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है लिया न भी लिया हो, लेकिन बाकी आपने शायद इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय लिए होंगे। तो आपके विषय क्या रहे? जब मैं तैयारी करने गया था तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री सोच के गया था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी और मैं साइंस का स्टूडेंट था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा काफी अच्छा कमांड था। मेरे काफी आईआईटी के सीनियर्स भी वहाँ तैयारी कर रहे थे, तो जब भी कोई नया स्टूडेंट जाता है तो डेफिनेटली अपने सीनियर से जाके गाइडेंस लेता है। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जाम है, इसको एग्जाम की है और ऐसा नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट्स स्कोरिंग नहीं है, आप उसमें कर नहीं सकते, लेकिन एग्जाम को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं और एग्जाम का एक अपना एक जो फ्रेमवर्क है उसमें 8 सब्जेक्ट ज्यादा फायदेमंद है और उनको स्कोरिंग भी है और उन पर बहुत जल्दी कमांड भी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ उसका जो फायदा है वो और ऐसे राइटिंग में और आपके जनरल थिंकिंग में इसका बहुत अच्छा पड़ता है। उनकी जब मैंने सलाह मानी और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शन लिए और ये एक अच्छी सलाह थी, क्योंकि उसका डेफिनेटली उसका जो प्रभाव था वो मेरे अपने राइटिंग स्किल्स पे आया। और ऐसे की राइटिंग हो या जो जनरल स्टडीज हो या पर्सनालिटी टेस्ट के समय, इंटरव्यू के समय जो हमारा एक जनरल फ्रेमवर्क होता है हमारी सोसाइटी को समझने का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो पॉलिटिकल साइड है उसको समझने का, उसमें उसका काफी लाभ मिला। और जहाँ तक स्कोर की बात है तो स्कोरिंग भी रहा। तो ये परीक्षा जो है उसको परीक्षा के अपने कुछ क्वेश्चंस है उनको उसी प्रकार से समझ के हम लोग चले। बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, वो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने साइंस बैकग्राउंड को ही चुना, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये लें तभी आपका होगा, ये ना लें तभी ना लें। इसमें आपकी चॉइस भी होती है और बहुत सारे एंगल्स इसमें है, वो अपने काम करते हैं। कई बार सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के पढ़े हुए विद्यार्थियों के बारे में मान लिया जाता है कि अंग्रेजी में वो शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। तो क्या किसी भी स्टेज में, किसी भी सोपान पर आपको ऐसा लगा कि अंग्रेजी आपके लिए कोई हैंडीकैप बनी क्योंकि आप सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में पढ़े थे? अंग्रेजी एज अ हैंडीकैप कभी नहीं बनी। अंग्रेजी आफ्टर ऑल एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है और 12वीं तक हिंदी माध्यम में मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं आईआईटी गया तो वहाँ पे सडनली एक मोड चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो शुरू के कुछ सप्ताह थोड़ा सा असहज सा लगा, लेकिन उसके पश्चात उसमें हम अपने आप ही ढलते चले गए और उसमें कभी सच कोई ऑब्स्टिकल लगा हो या कोई डिफिकल्टी आई हो, ऐसी कोई बात उसमें नहीं रही। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे जो थॉट्स हैं हम उसको किसी और लैंग्वेज में इंटरप्रेट ही कर रहे होते हैं। इंग्लिश एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कुछ भी, और हमारी क्योंकि अब शिक्षा का इस प्रकार का है कि वो इंग्लिश में ही ज्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, वो बोर्ड से ज्यादा आते हैं, इसलिए उसको एक वेटेज मिल जाता है, प्रिविलेज मिल जाती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का कोई और कोई इसमें महत्व है। यूपीएससी की तैयारी के लिए भी मैंने अपना जो मीडियम चुना वो इंग्लिश ही, और मैंने कहा, जैसे मैंने बताया कि मेरे जो ह्यूमैनिटीज के अपने सब्जेक्ट्स थे इसमें कि काफी लिखना भी होता है। मैथ्स और फिजिक्स में तो हम जनरली न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लिखना होता है। देन आप एसे राइटिंग, देन पर्सनालिटी इंटरव्यू, वो सब हमारे इंग्लिश में है। इंग्लिश एज सच एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे कोई हिंदी माध्यम का कोई छात्र है तो वो उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, मास्टरी नहीं कर सकता या उसके लिए कोई समस्या आएगी। थोड़ा सा अगर हम लोग फोकस दें तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज के माध्यम से भी हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जानबूझकर ये प्रश्न पूछा क्योंकि कई अभिभावक हैं, उनके मन में ये रहता है कि अगर हमारे बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर में पढ़ेंगे तो शायद उनको अंग्रेजी की दिक्कत होगी। लेकिन आपके सामने उदाहरण है अरुण कुमार जी, और भी बहुत सारे उदाहरण है। कभी भाषा
बाधक नहीं हुई प्रतिभा के रास्ते में। जो प्रतिभाशाली है वो उसके बाद अपने आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग इंटरमीडिएट तक सब हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और उसके बाद हम सब लोग विदेश गए हैं। विदेशी वैज्ञानिकों ने यहाँ तक पूछा है कि क्या हिंदुस्तान में सारे लोगों की अंग्रेजी जो है आपके जैसी ही अच्छी होती है। तो हमने कहा कि हम लोगों के यहाँ अंग्रेजी का उच्च शिक्षा में माध्यम अंग्रेजी है शिक्षा का, तो इसलिए कोई कभी परेशानी नहीं होगी। और अंत में कार्यक्रम के अंत में अंतम जो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थी होंगे हमारे विद्यालयों से और जो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पूर्व छात्र, और जैसा मैंने कहा कि आप पूर्व छात्र नहीं, आप तो अपूर्व छात्र हैं, आपके जैसे छात्र बहुत कम हुए हैं, तो आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत सिंपल मैसेज है, और ये मैसेज आप बहुत लोगों से सुनते भी होंगे। जो हमें जरूरत है वो क्या है? जरूरत है पहली चीज हार्डवर्क। हमारी जो मेहनत है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्डवर्क में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ये कहते हैं कि बहुत लोग की हार्डवर्क की सभी करते हैं तो फिर सफलता किसको मिलती है? हार्डवर्क के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं लेकिन एक समय आने के पश्चात अपने को उतना मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, उनके जो मोरल है हमारा वो डाउन हो जाता है। तो अपने आप को लगातार मोटिवेट करके रखना और एक डेडिकेशन की जो भावना है कि लगातार अगर हमने कोई लक्ष्य अपना बना लिया तो उसे प्राप्त करना। अगर इन तीन चीजों पे अगर हम लगातार काम करें, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। और इन तीन से बढ़कर एक जो चीज है वो है कि आपके अपने माता पिता या आपके अपने गुरुजन या आपके कोई अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, उनका इमोशनल सपोर्ट। क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में भी देखी और मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स में देखा कि जिन छात्रों को या जिन लोगों को घर से जो इमोशनल सपोर्ट एक मिलता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। कई बच्चे अपनी समस्याएं अपने घर वालों से नहीं कह पाते या घर वाले उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो प्रयास ये करें कि अपने माता पिता से जुड़ के रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। अगर आपके पुराने गुरुजन जिनसे आप हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहें। आपके अच्छे अपने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप काफी उठते बैठते हैं, उनके साथ में चीजों को डिस्कस करें, उनसे आप उनका मार्गदर्शन लेते रहें। मेहनत कर रहे हैं, आपने लक्ष्य बना लिया है, आप लगातार डेडिकेटेड हैं और अपने आप को, अपने मोटिवेशन को, उनको मोरल को नहीं कर रहे हैं। लगातार आपने सोच लिया कि नहीं मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, और प्लस आपका जो इमोशनल एक एस्पेक्ट है, अगर उसको आप अपने माता पिता के थ्रू हमारा वो जो पार्ट है वो पूरा हो रहा है, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम में, ना केवल आईएएस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम सकते हैं। जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के पुराने छात्र हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय है लगता है कि सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाकी विद्यालय भी शिक्षा देते हैं, हमारे विद्यालय भी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे विद्यालयों का बस जो मेन जो फर्क है वो ये है कि जो भावना है या नैतिकता की भावना है या जो हम अपने सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेके चलते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है, वो हमारी पर्सनैलिटी में भी आता है। और जब हम उस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमेशा अपने जो रूट्स हैं हम हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं। और ये शिक्षा लेने के पश्चात जब हम किसी भी नौकरी में अगर हम जाएं, भले ही वो पब्लिक सर्विस है, प्राइवेट सर्विस है, हम अपने आप को हमेशा अपने रूट से, अपने देश से हमेशा अपने आप को कनेक्टेड हम फील पाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बाकी सब स्कूलों से अलग दिखाती है। और कोई ऐसा नहीं है कि केवल सीबीएसई बोर्ड के ही छात्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बाकी जो हमारे अपने विद्यालय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को बहुत गंभीरता पूर्वक लेगा, वो डेफिनेटली उसमें सेलेक्ट होगा और सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन हमारे जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो हमारी अपनी नैतिकता की बात है, हमारे जो अपने देश से जुड़ाव है, हमारे अपने जो ग्रास रूट्स लेवल से हमारा जो अपना जुड़ाव है, अपनी जड़ों से हमारी जो एक पहचान है, जुड़ाव है, वो चीज हमारे केवल हमारे विद्यालय दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत गौरवान्वित भी करने की बात है कि हम एक अच्छे विद्यालय के माध्यम से शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो चीज है वही हमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व हमारा बनाती है और हमें एक हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और कहीं ना कहीं हम अपने को अपने देश से हमेशा एक जुड़ा हुआ फील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाया। और ये संदेश तो मैं समझता हूँ केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हम जो संस्कार अपने विद्यालय में पाते हैं वो अनूठे हैं और शायद बहुत सारे दूसरी संस्थाओं में ये संस्कार नहीं दिए जाते। और ये संस्कार है जो हमारे सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के विद्यार्थियों को
भिन्न बनाते हैं और मैं कहूँगा श्रेष्ठतर बनाते हैं राष्ट्र के नागरिक के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समाज के प्रति, अपने सरोकारों के प्रति भी जागरूक रहता है, उनके बारे में सोचता है। मैं बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करूंगा अरुण कुमार जी का, आपने इतना समय दिया और हमारे आयोजकों ने इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित कराया मैं और मुझे ये अवसर दिया कि मैं अरुण जी से बात कर सकूं। धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा शिवेंद्र जी से कि वो आगे की कार्यवाही को करें। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और डिस्कस करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अरुण कुमार जी एवं डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी। आप दोनों के बीच हुई चर्चा वास्तव में अत्यंत रोचक व विविध जानकारियों से भरी रही। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। जैसा कि श्री अरुण कुमार सर जी ने बताया कि सफलता में और जीवन को संवारने में विद्या भारती के विद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका अपने जीवन में रही। अपने माता पिता की प्रेरणा से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में आए और देश सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज, उनमें आपकी सहभागिता, आपका सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ा होना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीम के साथ काम करना, वाद विवाद, डिबेट्स एंड डिस्कशंस में आपकी व्यक्तिगत रुचि और वंचितों के बीच शिक्षा के प्रसार हेतु काम करना, साथ ही प्रतिभाओं और मेधाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करना, आपके व्यक्तित्व के ऐसे गुण हैं जिन्हें जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना। आपने अपने प्रथम पोस्टिंग में ही जो चुनौतियों का सामना किया, जैसा कि आपने बताया कि कोविड-19 और इलेक्शन, जो दूसरी वेव कोविड-19 की रही और इलेक्शन, इन दोनों की कंबाइंड चुनौती कुशलतापूर्वक सामना किया और उनको बड़े अच्छे प्रबंधन के साथ डील किया कि वास्तव में आपके व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों के प्रचारक हैं। आपने मानवतापूर्ण व्यवहार और सेवा करते हुए लॉकडाउन 1 में जो प्रवासी मजदूरों के बीच काम किया, जैसा कि आपने बताया, तो बहुत ही नैतिक कार्य है और विद्या भारती के संस्कारों ने आपको इसको करने के लिए गति प्रदान की है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमें आपकी परिचर्चा से दिशा मिली है, प्रेरणा मिली है और हमें आशा है कि हम सब मिलकर इन सभी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे और त्रासदी से शीघ्र ही मुक्ति पा मानवता के हित में कार्य करने को स्वयं को समर्पित कर पाएंगे। आपने हार्डवर्क, मोरल, सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन और लक्ष्य बनाकर अपना काम करना, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन किया आपने, उससे हमें बहुत बड़ा बल मिला है और नई पीढ़ी जो है उसको आने के लिए, इसको सीखने के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि विद्या भारती के विद्यालयों से आपको राष्ट्र प्रेम, नैतिकता के गुण सहज में स्वतः में प्राप्त हुए हैं। ये हम सभी के लिए वास्तव में एक वरदान है, जिसकी बदौलत अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का और अपना उत्कृष्टतम योगदान देने का। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए, इस कार्यक्रम के कहूँ तो वास्तव में सूत्रधार, एकमात्र सूत्रधार हमारे विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान संजय गोस्वामी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारा दिशा मार्गदर्शन करें। श्रीमान संजय गोस्वामी जी। आदरणीय डोमेश्वर जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जैन जी, इस में दिया ऐसे हमारे पूर्व छात्र चंद्रमोहन नौटियाल जी, अरुण कुमार जी जो जिलाधिकारी कर रहे हैं, प्रांत के मंत्री रविकांत जी, संयोजक जुड़े हुए पंकज जी, कीर्ति जी, शिवेन जी। मेरे को आज बड़ी खुशी हो रही है कि ब्रज प्रांत द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया और इस परिचर्चा में जिस तरीके की आज परिचर्चा हुई है, समाज को बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और मैं पुनः चंद्रमोहन नौटियाल जी और अरुण कुमार जी दोनों का धन्यवाद करता हूं कि जब पूर्व छात्र
कार्यक्रम करना चाहे, फिर परिचर्चा करना चाहे तो अरुण होता रहेगा। अब मैं डॉक्टर जयंत शर्मा जो एक ख्याति प्राप्त नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिनका अपना चिकित्सालय अलीगढ़ में है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब कृपया सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, श्रोताओं और दर्शकों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। डॉक्टर जयंत शर्मा। डॉक्टर जयंत शर्मा, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी। मैं सबसे पहले डोमेश्वर जी भाई साहब, चंद्रमोहन जी भाई साहब, पंकज जी, अरुण जी, संजय जी का, रवि जी, कीर्ति जी, शिवेन जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को इतना सुचारू बस 2 मिनट का समय दूंगा, क्योंकि जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो मन में कुछ भाव आते हैं कि जिनको हमें अपने भाव ना करें, एक्सप्रेस ना करें, तो फिर वो कार्यक्रम का फिर मन में एक भाव रह जाता है कि हम कह नहीं पाए। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूर्व छात्र होने के साथ साथ जो आपका सहजता का, सरलता का जो भाव मैंने आपके अंदर देखा, हम लोग पहले भी एक बार भी मिले थे मीटिंग छोटे सी उसमें, तो ये आप अपने अंदर सहजता, सरलता बनाए रखिए। एंड ये आपको, हमें या पूर्व छात्रों को या समाज को तो बहुत बहुत इसकी आवश्यकता है ही है, और आपको भी इससे एक मानसिक शांति और एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस का जो भाव रहता है वो इससे बहुत आता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। आपका एक संवेदनशील चेहरा मैंने अभी देखा। मैं आपसे घटना का एक हल्का सा एक जिक्र करती हूँ। मेरे बहुत शीर्षतम पुलिस में अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, वो मेरे फ्रेंड हैं एंड वो एक IITian है हमारे। मैं अभी तक सचिव था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का, तो डॉक्टर्स की समस्याओं को लेके लखनऊ आना जाना और लोगों से संपर्क करना एक बना रहता था, और वहाँ बहुत सारे IAS अधिकारी भी रहते हैं, PCS अधिकारी रहते हैं जो प्रमोटेड रहते हैं, उनसे भी मिलना जुलना रहता है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कुछ काम था और उनसे समय मिल गया था, समय भी उनसे ले लिया गया था थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उनसे बात करनी थी, मिलना था। तो मैं जाके, जो मेरे मित्र हैं जो पुलिस में, मैं और मेरे साथ 2 और बहुत सीनियर डॉक्टर्स उनके ऑफिस में चले गए, उनसे ऐसे ही मिलने के चल के चाय पी गया। तो मैंने उन्हें बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से टाइम मिल गया है और अभी थोड़ी देर बाद जाना है, तो हमने सोचा कि आपके पास पुलिस हेडक्वार्टर में आ जाए। तो बोले चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो भी तो हमारे IITian है, क्योंकि ये भी IITian थे, वो भी IITian थे। कह रहे आप लोगों के साथ मैं चलता हूँ। एक बड़ा भाव है, सरलता का भाव था। उनके पास गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास, और उनके, भाई आप अधिकारी हैं, अधिकारी के पास जाना, एक प्रोटोकॉल का निर्वाह करना, उसी के थ्रू हम लोग जाने के उसमें थे। हम गए और सीधे उनके ऐसे ही कक्ष में चले गए, बैठे, उन्हें हमें थोड़ी थोड़ी चाय पिलाई, हमारी बात हमसे बहुत अच्छे से पूछ के, जो हमारी समस्या थी, जो डॉक्टर्स की जनरल समस्याएं होती हैं, उन्होंने उसका 2 मिनट में अपने जो भी उनके नीचे अधिकारी थे उन्हें बुला के समझा दिया, और वो समस्याओं का निदान इमीडिएटली हो गया। मैं आपसे निवेदन सिर्फ इतना करूंगा, और मैं आपको आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे जरूर कहूंगा कि किसी भी पूर्व छात्र को, यदि आपको मालूम पड़े या वो बताए आपको कभी भी जीवन में, और उसका कोई कार्य ऐसा है जो आपके द्वारा हो सकता है, जिसमें कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट भी लग रहा हो और वो काम जेन्युइन हो, तो आप उसे एक संवेदनशील वो लेके, एटीट्यूड लेके आप उसकी अगर मदद कर देंगे, तो सारे पूर्व छात्रों को, मैं सभी से कहूंगा जितने पूर्व छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे अलीगढ़ के कुछ लोग यहाँ मैं देख रहा था भी जुड़े हुए थे हमारे हॉस्पिटल में, वी रन अ स्मॉल जनरल हॉस्पिटल। इसमें जो हमारे अगर कोई पूर्व छात्र आते हैं या उनके परिवार का कोई आता है, तो हम लोग भी ट्राई ये करते हैं कि उनकी हम एक जेन्युइन लेवल तक कुछ मदद कर पाए, तो शायद एक मन को भी अच्छा लगता है। तो मेरा आपसे बिल्कुल ये एक निवेदन है कि कभी भी अगर कहीं आपको जरूरत लगे, आपको किसी पूर्व छात्र की हेल्प करने की, और वो बताता है सामने ऐसे पूर्व छात्र हूँ, तो मदद कर देंगे, तो उसका भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमारे मन को भी बहुत शांति रहती है। पर इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं। मैं व्यस्तता को, प्रशासनिक व्यस्तताओं को बहुत अच्छे से समझता और देखता रहता हूँ, बिल्कुल सामने से 1-to-1 इंटरेक्शन जब रहता है तो समझ में आता है। बहुत आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इस परिचर्चा में भाग लिया और मोटिवेट किया हमारे आने वाले बच्चों को
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर जयंत शर्मा जी। अब मैं कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री आशुतोष आरजी से निवेदन करूंगा कि वे कल्याण मंत्र हम सभी लोग करवाएं। पूर्व की भांति हम सभी लोग अपने अपने माइक ऑफ करेंगे और कल्याण मंत्र का पाठ करने के पश्चात हम बैठक को समाप्त करेंगे। श्रीमान आशुतोष आरजी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रादुर्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का अमूल्य समय प्रदान करने के लिए हमारी टीम की तरफ से पूरी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। अरुण जी वक्त चले गए क्या? अरुण जी चले गए। अरुण जी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। नोटियाल जी का परिचर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको। शिवेन जी भाई साहब, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आज्ञा का पालन था, संभाल लिया, फिर आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा। अचानक से पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था मेरे यहाँ। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत